हाँ, आइसोटोप किसी एटम का रेडियो एक्टिव होता है और एटम हैविंग n/p रेशियो ग्रेटर देन 1/2. Today's properties of radioactive rays, जिसको भाई साहब बैक्यूरेल रेज कहें. QUERAL, QUE रेज. कौन स्टडी किए इस बात को? स्टडीड बाय रदरफोर्ड. है ना. रेडियो एक्टिव रेज के प्रॉपर्टीज को डिस्कवर कौन किए हैं? रदरफोर्ड साहब. ये सबसे पहले ना बैक्यूरेल साहब के जो एक्सपेरिमेंट हुए थे ना उसको दोहरा दिए, मतलब उसको दोबारा किए और उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी. अब कैसे लगाएं ये तो देखेंगे अभी. और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके उन्होंने सारे ऑब्जर्वेशन को मेड किया. तो वो जो फोटोग्राफिक फिल्म में 3 स्पॉट दिखाई दिया, एक पॉजिटिव प्लेट की तरफ, एक नेगेटिव प्लेट की तरफ और एक सीधा. देखिए कैसे. नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, यानी कैथोड और एनोड. नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट समझना आसान ही होता है, समझता है सब. ये नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डेवलपमेंट हो गया नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट रखने से. और इसके अंदर क्या रखा हुआ है? यूरेनियम. यूरेनियम या कोई रेडियो एक्टिव सबस्टांस रैप्ड विथ ब्लैक पेपर. और यहाँ से रेज निकला ऐसे, कल भी ऐसे ही निकल रहा था. ये एक रेज नहीं है, ये बंडल ऑफ रेज है ना. इसको आप बंडल ऑफ रेज कहिए. ये बंडल ऑफ रेज निकला यहाँ से, ठीक है. और बंडल ऑफ रेज जब निकला तो कुछ रेज जो है ना नेगेटिव प्लेट की तरफ चला गया, कुछ प्लेट किधर चला गया? नेगेटिव प्लेट की तरफ चला गया. कुछ रेज और कुछ रेज सीधा नेगेटिव प्लेट की तरफ रेज गया, कुछ पॉजिटिव प्लेट की तरफ गया, कुछ सीधा गया. कल भी तो इतना सारा रेज निकल ही रहा था. ये एक बंडल ऑफ रेज है, ठीक है. यहाँ पे रेज निकला और ये रेज कुछ नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर गया, कुछ पॉजिटिव प्लेट की तरफ. क्या क्या रखे हैं? ये एक सबस्टांस क्या है? फोटोग्राफिक प्लेट. फोटोग्राफिक
प्लेट। और एक्सपेरिमेंट दोहराए हैं, इसलिए क्या है ये पूछ रहे हैं, कंपाउंड ऑफ यूरेनियम। इसमें नाम है पोटेशियम यूरेनाइल सल्फेट जो रखे थे, KuSO4, पोटेशियम यूरेनाइल सल्फेट। और ये फोटोग्राफिक प्लेट, ये वाला क्या है, वुडन, लकड़ी का बक्सा कल बताए थे। ये क्या है, लेड शीट। और आज नया क्या लगाए, बाकी सब तो पिछले दिन वाला है, नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट। अब यहाँ पे जो स्पॉट दिखना था, वो स्पॉट कितने जगह पे दिखाई दिया इस फोटोग्राफिक फिल्म पे, 3 जगह पे। 3 अलग डिस्टिंक्ट स्पॉट दिखाई पड़ा था रदरफोर्ड साहब को। उन्होंने कहा कि जो रेज सीधा चला गया फोटोग्राफिक फिल्म पे, उस रेज में न्यूट्रल पार्टिकल्स थे। जो बैक्यूरल रेज, जो रेडियो एक्टिव रेज नेगेटिव प्लेट की तरफ चला गया, उसमें पॉजिटिव पार्टिकल थे, एंड सच रेज इज कॉल्ड एज अल्फा रेज। जो रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ उसको बोलेंगे बीटा रेज, और जो रेज सीधा ही चला गया, दैट रेज इज कॉल्ड एज गामा रेज। यही बात हुआ डिस्कवरी ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज। मतलब कल जो बैक्यूरियल रेज था, उसमें रदरफोर्ड साहब सिर्फ आज इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से 3 डिस्टिंक्ट स्पॉट्स मिला। ये 3 अलग अलग स्पॉट जो मिला, उसके कारण बता दिए, नेचर ऑफ पार्टिकल बता दिया, और कितना आसान था। पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो गया उसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा, जो नेगेटिव प्लेट की तरफ गया उसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, जो सीधा गया उसमें न्यूट्रल पार्टिकल्स होगा। चलिए बनाइए फोटो। क्या चल रहा है, क्या हो गया, क्या बजा रहे हैं? भाई देखें, कौन झुनझुना बजा रहा है भाई? पंखा में आवाज है। बनाओ फोटो बनाओ।
बन गया। वो बीटा रेज इधर आ गया है, इसको ऊपर ही लिख दें। बताओ, बैक्यूरेल साहब का नाम बहुत लिमिटेड लोग जानता है, रदरफोर्ड साहब का नाम सब लोग जानता है। गलती कितना सा, थोड़ा ही सा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड न लगाए थे, बस इतना सा बात से। नहीं तो उनको भी फोटोग्राफिक फिल्म पे 3 स्पॉट्स मिलता, उनको एक साथ ही सब मिल गया। वजह था इलेक्ट्रिक फील्ड न लगाए थे। तो रदरफोर्ड साहब का नाम ज़्यादा हो गया, वो अल्फा बीटा गामा रेज बता दिया। अल्फा बीटा गामा रेज आज भी सब लोग जानता है, बैक्यूरेल रेज का नाम सब भूल गया है ना। तो मात्र थोड़े से गलती से, बाकी सब महान काम तो बैक्यूरेल साहब का ही किया हुआ है ना। ये सबस्टांस ढूंढना, इस बताना कि ऐसे सबस्टांस से नेचुरली कोई रेज निकलता है। लेकिन रदरफोर्ड साहब का नाम ज़्यादा ही हो गया, इसलिए दोस्ती नहीं करना चाहिए। और दोस्तों को सब कुछ बताना नहीं चाहिए कि हम ये कर रहे हैं, नहीं तो उसके आगे वो शुरू हो जाएगा। नहीं देखो, रदरफोर्ड साहब बैक्यूरेल साहब कह दिए, लोटा लेके गए थे साथ है कह दिए कि हम इतना काम कर चुके। रदरफोर्ड साहब एक्सिट कर गए कि बस हो गया, ये इतना कर ही दिया है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगा देते हैं, है ना। तो स्ट्रेटेजी बाय रदरफोर्ड। अब अल्फा बीटा गामा रेज थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे कि अल्फा बीटा गामा रेज क्या होता है।
अल्फा बीटा गामा रेज क्या होता है जरा जान ले। अल्फा रेज किसको कहेंगे? द रेडियो एक्टिव रेज। द रेडियो एक्टिव रेज which deflected towards negative plate of electric field. Negative plate of electric field. Negative plate of electric field must contain positively charged particle. Must contain positively charged particle and known as alpha rays. Beta rays. The radioactive rays which deflected towards positive plate of electric field must contain negatively charged particle and known as beta rays, है ना? गामा रेज the radioactive rays which neither deflected towards positive or negative plate of electric field must contain neutral particle and known as गामा रेज। ये है आपका अल्फा बीटा और गामा रेज। रेडियो एक्टिव रेज यानी कि बैक्यूरेल रेज क्लासीफाई इनटू 3, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज।
पढ़े बड़े। अब ये अल्फा रेज बीटा रेज में ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसके बारे में जान ले कि कौन सा पार्टिकल है, कि अल्फा रेज कौन सा पार्टिकल से बना है और बीटा रेज कौन से पार्टिकल से बना है और गामा रेज कौन से पार्टिकल से बना है। पहले देखिएगा तब लिखिएगा। अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। यहाँ पे हम लिख रहे हैं अल्फा रेज में जो पार्टिकल है उसका सिंबल है ना, पार्टिकल, नेचर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल कौन सा है, देखिए हीलियम न्यूक्लियस कहा जाता है, हीलियम न्यूक्लियस, He++, हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम एटम नहीं, हीलियम एटम की हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस है ना। हीलियम न्यूक्लियस और हीलियम एटम में अंतर है। हीलियम में 2 प्रोटॉन होगा और 2 न्यूट्रॉन होगा, और बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, है ना। तो ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन यदि निकाल दिया जाए तो सिर्फ 2 प्रोटॉन बच जाएगा अंदर में और 2 न्यूट्रॉन। तो इसी वजह से इस पर क्या चार्ज पड़ेगा, 2+, चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड है तो प्रोटॉन 2+ चार्ज में आ जाएगा, है ना। अरे प्रोटॉन पे 2 प्लस होता है, बाहर में इलेक्ट्रॉन पे 2 माइनस होता है, तो इसी वजह से ना प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाता है, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ से निकाल दिए तो 2 प्रोटॉन बचेगा, तो न्यूट्रलाइज तो होगा नहीं वो, इसीलिए 2 पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। तो हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम एटम नहीं, हीलियम न्यूक्लियस। और यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन। बीटा रेज में जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन है। और गामा रेज में वो गामा पार्टिकल ही है, इसको गामा पार्टिकल ही कहेंगे, जो चार्जलेस है और मासलेस है। मासलेस कहने का मतलब 1 mu से मास कम होगा, ऐसा नहीं कि मास होगा ही नहीं, कोई पार्टिकल है तो मास तो होगा ही, लेकिन 1 mu से कम मास वाले पार्टिकल को मासलेस समझते हैं। तो नेचर ऑफ पार्टिकल, हीलियम, इलेक्ट्रॉन और गामा रेज। यानी अल्फा रेज किस पार्टिकल से बना है, हीलियम न्यूक्लियस से बना है अल्फा रेज। बीटा रेज किससे बना है, गामा रेज। हाँ, इसमें चार्ज कितना होता है, तो +2 यूनिट। इसमें चार्ज कितना होता है, -1 यूनिट, यानी 1.6 × 10⁻⁹ कूलम को 1 यूनिट चार्ज कहते हैं। और ये चार्जलेस। मास, मास कितना होगा, तो हीलियम का 4 mu, हीलियम न्यूक्लियस 1 का 4 mu, और ये मासलेस, और ये मासलेस। चार्ज हो गया, मास हो गया। और भी उसके बाद वेलोसिटी। अल्फा रेज का वेलोसिटी यानी स्पीड से यहाँ पे मतलब है, वेलोसिटी हटा दो नहीं तो किधर किधर चल जाओगे, ईस्ट में वेस्ट में। नहीं, अभी 11th में गया है ना, वेलोसिटी तो ईस्ट और वेस्ट में होने लगता है। स्पीड ठीक है अपना, स्पीड, अल्फा रेज का स्पीड 1/100 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट, है ना, 1/10
स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, है ना। सबसे धीरे इसमें कौन चल रहा है? अल्फा रेज। जानते हो क्यों? क्योंकि इसमें मास ज्यादा है। उससे तेज कौन चल रहा है? बीटा रेज। और सबसे तेज कौन चल रहा है? स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? कितना? हाँ हाँ, 3 के बाद नहीं आ रहा है, 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट, है ना। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सोचो लाइट का स्पीड 1 सेकेंड में कितना दूर चल जाता है? 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर लाइट के स्पीड से चला जाता है ना। आप में ये स्पीड आ जाए तब तो क्या बात है। 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में स्पीड हो गया। अब दो प्रॉपर्टी और, आयोनाइजेशन पावर। आयोनाइजेशन पावर, तो आयोनाइजेशन पावर जो है ना, मैक्सिमम है अल्फा रेज का। बोले सर मैक्सिमम है अल्फा रेज का, और उससे कम है लेस देन अल्फा रेज, अल्फा रेज से कम है। और इसका नो आयोनाइजेशन पावर, नो आयोनाइजेशन पावर, इसमें आयोनाइजेशन पावर नहीं है। देखो आयोनाइज करना मतलब एटम को आयन में कन्वर्ट कर देना। आयन में कन्वर्ट एटम तो तभी होता है जब उसका इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए या इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाए। तो ये चार्ज पार्टिकल है और सबसे ज्यादा चार्ज है इसमें, तो मैक्सिमम आयोनाइजेशन। इसमें एक ही यूनिट चार्ज है तो लेस आयोनाइजेशन, उसमें चार्ज ही नहीं है तो आयोनाइजेशन का नहीं कर पाएगा। और इसके बाद पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर मतलब भेदन क्षमता, है ना, भेद करने की क्षमता। तो भेदन क्षमता सबसे ज्यादा, भेदन क्षमता, इसका हिंदी पढ़े थे हम। पेनिट्रेशन पावर, एक बच्चा बताया था हमको, सर पेनिट्रेशन पावर का हिंदी भेदन क्षमता। तब से हम लिख ही देते हैं। सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर है गामा रेज को, और सबसे कम, जो भारी होता है ना पार्टिकल, उसका स्पीड कम होता है। और स्पीड कम होता है तो वो पेनिट्रेट कम कर पाता है ना, पेनिट्रेशन कम कर पाता है। अभी इस बात को हम लोग गोली बल से समझ जाएंगे कि वो मोटा गोली राइफल वाला, राइफल वाला वो जो पुलिस भाई साहब टांगे रहते हैं लमका, है ना, कोई सनी देओल टाइप का आदमी रहता है, ऐसे ही बस गोली आ रहा है हटाओ। और वो जो है ना 9 mm से जो छोटका छोटका महीन दाना वाला जो रहता है, वो एकदम पेनिट्रेट कर ही जाता है ना, क्योंकि उसमें स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है। अभी फिलहाल इतनी से, जो भारी होगा उसका पेनिट्रेशन पावर कम है, मिनिमम। और ये पेनिट्रेट हम लोग के बॉडी को कर जाता है। मुश्किल ये है मोर देन अल्फा रेज, और गामा रेज तो मैक्सिमम है, ये हड्डी बड्डी सब कुछ छेद कर देगा। पेनिट्रेशन पावर, ये 4-5 प्रॉपर्टीज याद रखना है, अल्फा रेज का, बीटा रेज का और गामा रेज का। कभी कभी धोखा दे देता है। नेचर ऑफ पार्टिकल, चार्ज, मास, स्पीड, आयोनाइजेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर।
डब्बा बना दें, गंदा लगेगा। और कोई दिक्कत समस्या हो तो जरूर पूछ लीजिए। जानते हो, ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो पढ़ रहे हो, ये बात अभी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट 3 साल बाद लगेगा। हम पक्का बता रहे हैं। ये जब यूपीएससी का तैयारी करोगे ना, तो जितना बार हम घेरे हैं ना, उससे ज़्यादा बार तुम खुद घेरोगे इसको। बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करोगे तब आता ही आता है ना पीटी में। हाँ, जितने बीपीएससी के एग्जामिनेशन है सब में आते हैं। एसएससी, सीजीएल, एसएसबी सब में आता है। ये जनरल नॉलेज ही है, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा भी नहीं है ना, लेकिन ये वहाँ पे आता है। इसी के लिए जनरल साइंस में फिर केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। जनरल साइंस पढ़ने के नाम पे ये पढ़ना पड़ता है, और उस समय लोग घेरता है। अभी तो समझ आ गया है ना, कि हाँ भाई वो नेगेटिव प्लेट की तरफ गया। चूँकि उस समय जो है ना, वो एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ाया जाएगा कि हाउ बैक्यूरियल गेट रेडियो एक्टिव, है ना, हाउ रदरफोर्ड मेट फ्रॉम बैक्यूरियल। हम कहे ना अभी लोटा लेके गए थे, ये सब बात फुर्सत रहेगा। वहाँ अल्फा बीटा गामा रेज सीधा सीधा कि रेडियो एक्टिव रेज होता है, अल्फा रेज होता है, बीटा रेज होता है, गामा रेज होता है। यही वजह से घर में कोई बड़े लोग रहते हैं पढ़ने वाले, तो वो कहते हैं अभी 11वीं-12वीं में बढ़िया से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, नहीं यही बेस है, कमज़ोर हो जाएगा, बात ख़त्म हो जाएगा। वो दर्द समझते हैं कि उस समय कितना होता है। ये छोटा बात उस समय बैठ के रटना पड़ता है। अभी से रहेगा या तो क्या ही दिक्कत है, अभी भी ठीक, तभी भी ठीक, है ना। तब जीके याद करना, विराट कोहली कहना 100 रन बनाया था, है ना, कौन मैच खेला था, कौन मैच हारा था, कौन मैच जीता था। यही 5-7 प्रॉपर्टी है। और अभी समझ आता है कि आयनाइजेशन पावर अल्फा रेज का ही ज़्यादा होगा, क्योंकि उस पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, ज़्यादा चार्ज है उस पर। बीटा रेज का उससे कम होगा, और गामा रेज में आयनाइजेशन पावर नहीं होगा। गामा रेज सबसे हल्का है, तो इसको पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होगा, है ना। और अल्फा रेज की पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होगा। मास 4 एमयू, चार्ज 2 यूनिट। अब अल्फा रेज का स्पेसिफिक चार्ज निकालना है, तो चार्ज बाई मास रेशियो, चार्ज प्लस 2 यूनिट, मास 4 एमयू। निकालो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा रेज, स्पेसिफिक चार्ज ऑन अल्फा रेज। ए भाई साहब जगाइए उनको, जानते रहो यार, देखो हम तुमसे जवान लगते हैं यार, तुम क्या ही आदमी हो। अरे 1 आध किलो जो है ना, भात तो खा लिया करो सुबह उठ कर, समझे। शरीर में एनर्जी रहेगा तब ना। अभी बच्चा को उड़ने का सोचना चाहिए, तुम चल रहा है, चल नहीं रहा है, घिसटा रहा है।
क्या ही जाता है, एगो 700 रुपये का वो गैस वाला चूल्हा ले लो, एगो कुकर ले लो, और घर से चावल ला करके उसमें आलू डाल करके 1 आध किलो खाओ। ठीक है, मतलब खाना और पढ़ना ही जिंदगी है और कुछ नहीं। और मम्मी से घी मांग के ले आना, हो गया। अभी और क्या करना है, किसी तरह से जी लेना है 2 साल और पढ़ लेना है, ऐसा सोचने से होगा। बराबर झुक जाता है वो। हाँ ये देखो ठीक है, एकदम वैसे ही खड़ा रहना है। हाँ वैसे होगा ना, जैसे जैसे करे वैसे होगा, ऐसे थोड़ी होगा। उत्साह पढ़ने का। कितना आया? हाँ स्पेसिफिक चार्ज पूछ रहे थे। 1/2 गधा, बस अब गजब गधा है, थोड़ा बहुत रहे तब ना। अभी पिछले क्लास में इसको पढ़ाए थे, आज देखिए क्या हाल है। स्पेसिफिक चार्ज ऑन अल्फा रेज 1/2 बता दिया। देखे E/m अल्फा रेज का यानी हीलियम प्लस प्लस का कितना यूनिट चार्ज था? 2, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 2 यूनिट चार्ज लिखा हुआ था वहां पे। चार्ज बाई मास, यूनिट क्या होता है? कूलम पर केजी। मास 4 mu, 4 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, 27 kg। पिछले दिन कोई पूछ रहा था कि अल्फा रेज के चार्ज बाई मास में न्यूट्रॉन का मास भी जोड़ेंगे सर, जोड़ेंगे कि ना जोड़ेंगे? अरे मास हीलियम का ना होगा तो क्या न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन निकाल के मास रखेंगे? तो 4 mu मास है उसका, तो 4 गुना इतना ही होगा, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही मास में कंट्रीब्यूट करता है। तो कितना आया बताओ? 3.2 गुना 10⁻19 कूलम, और ये आ जाएगा 7 4 28, 8 बच गया 2, 6 2 24 2 26, 6 बच गया 2, 4 2 6 इंटू 10⁻27। ए राम, इतना कैसे आ गया? ठीक है 16 चक 64, ठीक ही तो है, 0.5 के करीब में जाएगा। आजा भाई, 3.2 डिवाइडेड बाई 6.68 बराबर 0.479 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 27 कूलम पर केजी। तो 0.479 इंटू 10⁻8 कूलम पर केजी है ना, और 4.79 लिख दूं तब इंटू 10⁻7 ही ना जी, कूलम पर केजी। ये चार्ज बाई मास अल्फा रेज का है। चार्ज बाई मास बीटा रेज का कितना? हाँ जितना इलेक्ट्रॉन का उतना ही बीटा रेज का। अल्फा बीटा, अल्फा रेज का तो हीलियम न्यूक्लियस था, लेकिन बीटा रेज का तो वही होगा स्पेसिफिक चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का था। स्पेसिफिक चार्ज ऑन बीटा रेज, स्पेसिफिक चार्ज ऑन बीटा रेज E/m बीटा रेज। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 9.1 इंटू 10⁻31 kg बराबर आ रहा होगा 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी।
स्पेसिफिक चार्ज भी निकाल दिया अल्फा और बीटा रेज का। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मिल जाएगा तुमको। आधा किलो पाव भर दाल पी जाना चाहिए। सब खाएगा पिएगा नहीं तो फिर कैसे पढ़ेगा, यहाँ पे जिएगा कैसे? पढ़ने वाला जगह यहाँ जीने के लिए सबसे पहले वो नियम है। बाजार वाले खाने से हट कर करके जो घर में जो खाना है वो पका फुला करके खा जाना है। मजबूत बनना है। नहीं तो वहां से कम हो जाएगा, बार बार बीमार पड़ जाएगा, कौन देखता है यहाँ पे? फिर घर जाना पड़ेगा। घर यहाँ, ना पढ़ाई ना सेहत ना लाइफ, सब गड़बड़ होगा। इसलिए जो है ना उसको ऐसे नहीं बोल रहे। हो गया? अब समझिएगा रेडियो एक्टिविटी से और क्या क्या एक दो बात हम लोग जान लेने से फायदा है। रेडियो एक्टिविटी के बाद जब अल्फा बीटा गामा रेज किसी सबस्टांस से निकलेगा तो बताइए ना उसके मास में कमी नहीं आएगी क्या? यदि किसी पार्टिकल से अल्फा रेज निकल जाता है, किसी एटम से अल्फा रेज निकल जाता है, बात समझिएगा। वो अब हम बता रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का एप्लीकेशन क्या है? किसी एटम से अल्फा रेज निकल जाता है, इसका मतलब उससे हीलियम पार्टिकल निकल जाएगा क्या? और हीलियम पार्टिकल निकलने का मतलब है कि 4 mu मास में कमी आ जाएगी। आएगा या नहीं आएगा? अरे आएगा या नहीं आएगा? हम लोग अभी पढ़ क्या रहे हैं? इमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज। देखिए कहानी एक्चुअली में शुरू हुआ था यहाँ से। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे हम लोग, रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी किए थे। फेनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशन, इमिट हो रहा था एक्टिव रेडिएशन। तो इस सबस्टांस से कोई रेडिएशन इमिट होगा जिस रेडिएशन में मास है, हीलियम पार्टिकल है जिसका मास 4 mu है, तो इससे 4 mu मास में इसकी कमी आएगी या नहीं आएगी? अल्फा रेज के निकलने से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ही तो निकल रहा है इससे, क्या आएगी या नहीं आएगी? ठीक है, तो अल्फा रेज यदि किसी पार्टिकल से निकलता है तो उसके मास में 4 की कमी आती है और चार्ज में 2 की कमी आती है ना? अब ये एप्लीकेशंस को समझिएगा। इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या करेगा? इमिशन ऑफ अल्फा रेज when अल्फा रेज इमिटेड। अल्फा रेज इमिटेड मतलब क्या इमिटेड? हीलियम न्यूक्लियस इमिटेड from a substance, from an atom, their mass reduced by 4 mu and the charge reduced by +2 unit।
अब इस बात को जब समझे हम लोग, तो मान लो यूरेनियम 238 को एटम है, 92 एटॉमिक मास वाला, और इससे अल्फा रेज इमिट हो रहा है, आने की हीलियम न्यूक्लियस इमिट हो रहा है। तो हीलियम न्यूक्लियस इधर लिख दो, हीलियम इधर लिख दो। क्या इमिट हुआ है यूरेनियम से? बोलते रहो, उत्साह में रहो। हीलियम 4 2, हीलियम न्यूक्लियस इमिट हुआ है जिसका मास 4 है और चार्ज 2 है। तो लिखें कि व्हेन अल्फा रेज इमिटेड फ्रॉम एन एटम, एटम ये रहा, इसके मास में कमी आएगी, कितने की? आने यहां पर 234 mu वाला कोई बनेगा, और इसके चार्ज में 2 कमी आएगी, चार्ज में 2 कमी आएगी, तो 90 हो जाएगा। चार्ज ही ना 92 है, 92 प्रोटॉन है इसमें, तो 92 से 2 कम जाएगा, तो 90। 90 किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है पता है? थोरियम का, TH। यानी यूरेनियम कन्वर्ट किस चीज में कर जाएगा? थोरियम में, और निकल इससे क्या जाएगा? हीलियम। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल है। ऐसे ही निकलता है एटम बम से अल्फा रेज, है ना, जिसमें यूरेनियम होता है बम का, मतलब मसाला कहते हैं उसको हम लोग बिहारी में, है ना, मतलब रॉ मटेरियल क्या है एटम बम का, तो बोलते हैं यूरेनियम। अब यूरेनियम 40 किलो यूरेनियम वहाँ पे सबको पता था कि था कहाँ पे, जहाँ अभी लड़ाई झगड़ा किया ना इजराइल वाला। हाँ, तो 40 किलो में कितना सारा एटम्स होगा, कितना अल्फा रेज निकलेगा? 1 मोल में 238 ग्राम। समझ रहे हैं? तो अल्फा बीटा का अल्फा रेज किसी के बॉडी में पेनिट्रेट कर जाएगा, किसी भी लिविंग बॉडी के बॉडी में पेनिट्रेट कर सकता है। स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड का 100वां भाग है, तो 2 घट जाएगा, फिर भी बहुत है। आसपास के एरिया प्रभावित होने के लिए पेड़ पौधा सब खत्म, सूख जाता है। ये किसी के लिविंग बॉडी के बॉडी में घुस जाए तो जनरेशन टू जनरेशन उसको खराब करता है। इमिशन ऑफ अल्फा रेज, हम यहाँ सीखे कि अल्फा रेज इमिट होने से किसी भी एटम के मास में कितने की कमी आएगी? 4 की, और चार्ज में 2 के। क्लियर है? अब कोई कहेगा किसी से 5 अल्फा पार्टिकल निकल गया, यानी 5 हीलियम न्यूक्लियस निकल गया, तो अब कुछ नहीं करना है, मैथमेटिकली बैलेंस कर देना है मैथ से। 5 लिखेंगे यहाँ पे, तो 1 निकला तो 4 कमा, तो 5 निकलेगा तो 20 कम जाएगा, और 1 चार्ज निकलने से 2 यूनिट घट गया, तो 5 निकलेगा तब 10 घट जाएगा। तो यहाँ पर इसके मास में और चार्ज में उसी तरह से लिखा जाता है। वैसा भी क्वेश्चन एक ठो देंगे, पहले ये लिख दीजिए। ये एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी हो गया कि निकल तो रहा है, लेकिन निकलने से अंतर क्या हो जा रहा है। emission of beta rays, when beta rays emitted from an atom their mass is unaffected while charge increase by 1 unit।
जब बीटा रेज निकलता है किसी एटम से तो उसके मास में कोई अंतर नहीं पड़ता। जब बीटा रेज निकलता है किसी एटम से तो उसके मास में कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन उसका चार्ज घटता नहीं है भैया, उसका चार्ज 1 यूनिट से बढ़ जाता है, चार्ज 1 यूनिट से बढ़ जाता है। कैसे, ये देख लेना है। अब देखिए कार्बन ले लेते हैं इसको समझने के लिए एग्जांपल। 6 और 14 रेडियो एक्टिव कार्बन, थोड़ा देख लो ना फिर समझ लिखना, यहां तक तो लिख ही लिया होगा, इसको देख लो। कार्बन 14 और 6 है, रेडियो एक्टिव है, आइसोटोप है। अब इसमें एक बीटा रेज निकालते हैं, बीटा रेज का सिंबल आप देखिएगा, -1 और 0 लिखे थे। तो -1 यानी ये 6 यदि यहां पे 7 लिखाएगा तभी तो दोनों तरफ बराबर हो पाएगा। तो 7 होगा तो एटम कौन सा हो गया, नाइट्रोजन, और ऊपर में मास 14 पहले भी है और 14 बाद में भी है। यानी रेडियो एक्टिविटी के फेनोमेनन से कार्बन किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन में कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन। आपका जवाब होगा यस, बाय इमिशन ऑफ बीटा रेज। यदि बीटा रेज का इमिशन होता है तो कार्बन में कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन। चूंकि हम आपको बताए हैं कि किसी भी एटम को डिसाइड करने के लिए उसमें प्रोटॉन की संख्याएं ही होती है। 6 प्रोटॉन किसी के न्यूक्लियस में है तो वो कार्बन है, और यदि प्रोटॉन की संख्या 7 हो गई तो वो कार्बन नहीं रहेगा, वो कार्बन क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन में। ठीक है। एक स्ट्रास हॉर्न नाम का साइंटिस्ट था उस समय, है ना, वो ट्रम्प टाइप का, मतलब मार पिटाई वाला, मतलब साइंटिस्ट न तो आक्रामक साइंटिस्ट। कहा ऐसा कार्बन नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, यूरेनियम थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम सब एलिमेंट को सोना काहे न बना दे। इस गोल्ड के लिए इतना मारा मारी चल रहा है, हम लोहा को सोना बना देंगे इसी रेडियो एक्टिविटी के फेनोमेनन से, है ना। पढ़ना है तुम लोग को मॉडर्न फिजिक्स में, यही कन्वर्सन से। स्ट्रास हॉर्न साहब लगे लोहा को सोना बनाने, कन्वर्ट तो हो ही जा रहा है, प्रोटॉन की संख्या न्यूक्लियस में बढ़ा देंगे, प्रॉपर्टी तो उधर से ही आएगा। लेकिन इतना ना महंगा पड़ा कि उससे कई गुना सस्ता सोना ऐसे ही बिक रहा है, नहीं समझे। 1-8 किलो यूरेनियम का दाम इतना ना ज़्यादा है, इतना ना ज़्यादा है कि बाकी का एलिमेंट सब ऐसे ही रखल रह जा रहा है। हो गया। और गामा रेज का इमिशन होगा बाबू, तब न चार्ज में कोई अंतर पड़ेगा न मास में कोई अंतर पड़ेगा। होगा कभी क्या, न चार्ज में अंतर पड़ेगा न मास में अंतर पड़ेगा। ना छोटा होगा, लिखिए जल्दी से। emission of gamma rays when a substance, an atom
emit gamma rays, their mass and charge remain unaffected, है ना। अब कार्बन 6 और 14 है और इससे निकल रहा है गामा रेज, तो इधर 0 इधर भी 0 ही है, तो यहाँ पर कार्बन 6 और 14 ही होना है। ठीक है, इससे ये समझ जाना है तुम लोगों को कि कोई भी चीज का इमिशन वगैरह कहता है तो हम लोगों को चार्ज और मास दोनों तरफ जोड़ के क्या कर देना है, बराबर कर देना है। ठीक है, अब इसी तर्ज पे तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में, मेडिकल वाले क्वेश्चन बैंक में एक बार लिखा के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। के इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है भाई? तो नहीं सुना था के एल एम एन ऐसा नंबर ऑफ सेल होता है, तो बोला ना कि एक एटम अपने के सेल में एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया, तो बताइए कि वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रेडियो एक्टिविटी से अलग बातें हो गई, मतलब कि अल्फा बीटा गामा रेज के अलावा बातें हो गई। तो जब के इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहा है कोई, मान लो कार्बन 614, अरे हम क्या बोल रहे हैं, सुन रहे हैं तुम लोग, इलेक्ट्रॉन कैप्चर करना है तो कैप्चर तो इधर होगा ना, इधर होगा तो क्या कर रहा है, ये क्या किए हम, इमिट किए, और ये जब जोड़ दिए तो क्या किया, कैप्चर ने कर लिया। तो जब कैप्चर करेगा के इलेक्ट्रॉन कैप्चर यदि रहे, तो कार्बन यदि एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया तो क्या बन जाएगा, बोलो। तुम लोग कुछ नहीं बोलते हो यार, 6 है, एक घट गया, तो कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू बोरोन। के इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहते हैं इस फेनोमेनन को, है ना, जोड़ के बराबर करना है। मेरे कहने का मतलब अब ये है कि कोई बीटा इमिशन कहे, यदि कोई बीटा कैप्चर कहे, इसी बात को बीटा कैप्चर भी कह सकते थे क्या, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, या फिर इसको क्या कह सकते हैं हम, बीटा कैप्चर। बीटा इसी को ना बोलते हैं, और इमिट नहीं किया, ये क्या किया, कैप्चर कर लिया, तो कैप्चर कर लिया तो किस चीज में कन्वर्ट होगा। हाँ, तो ये लैंग्वेज है किताब का, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, बीटा कैप्चर, इमिशन। गामा, गामा में चार्ज और मास होता है, नहीं होता है, तो फिर अनअफेक्टेड है, जो है वही रह जाएगा। ये सब अल्फा इमिशन, बीटा इमिशन इधर एडवांस तक में आता है, छोटे छोटे को बात है ना। अभी जेई वाला क्वेश्चन बैंक में नहीं दिखेगा, एडवांस वाले क्वेश्चन बैंक में देखे, क्या ही कीजिएगा। अब सब टॉपिक का अपना अपना मतलब है, हो गया। और सवाल कितना आसान पड़ता है,
ये देख, यही वो एडवांस वाले लोग देखते हैं कि बच्चा रुक के पढ़ा है या भाग भाग के पढ़ा है, वन शॉट करके तो नहीं आ गया है। एन एलिमेंट एम जेड ए अंडरगो एन अल्फा इमिशन followed by two successive beta emission. The element form is ऐसा fill in the blanks. और ये इतना सब मात्र सवाल एडवांस का है। बनाइए फट से सवाल तो बहुत सारा है, लिखना पड़ता है। लिखेंगे। एक अल्फा इमिशन है, बीटा इमिशन है, इस सैंपल क्या बन जाएगा बताओ? हाँ, एम ए -4 और जेड। क्वेश्चन लिखे, देखो एम है ए और जेड, ऐसा है, लिख रहा है अंडर गो एन अल्फा इमिशन, इससे एक अल्फा रेज निकलता है। तो एक अल्फा इमिशन देखो ऐसे लिख रहे हैं, अल्फा रेज एक ठो इमिट कर रहा, माइनस लिख दिया तो 4 मास में कमी आएगा और चार्ज में 2। तो मेटल एम यहां हो जाएगा A-4 और यहां हो जाएगा Z-, इसमें कोई शक? यदि एक बीटा रेज इमिट होता है तो बीटा रेज में हम अभी क्या बताएं, मास में कोई कमी आएगा क्या? अरे वहीं कॉपी पर लिखा हुआ होगा, देख लो, मास में कोई कमी आएगा क्या? तो A-4 हो गया, A-4 ही रहेगा। चार्ज एक यूनिट से क्या होगा, देखो क्या लिखा है, बढ़ जाएगा। तो Z-2 है यहां पे, तो अब कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, माने Z-2 + 1, तो Z-1। एक और इससे बीटा रेज निकलने के लिए कहता है, 2 बीटा रेज। अब क्या करोगे, M A-4 और Z-1 एक यूनिट बढ़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये Z। यही आपका आंसर था। कौन भारी सवाल था? तुम लोग को एक डीपीपी मिला होगा, उसमें ये सब सवाल था क्या?
कोई नहीं देखे, वैसे ही रखा रह जाएगा चाप चुप के। वो तो आगे आएगा, इस पर भी होगा, इस पर भी होगा। हम इतना लिख लिख के मेहनत करेंगे और आप लोग को क्वेश्चन मिला हुआ आपको याद भी नहीं आता कि ऐसा ऐसा वाला सर दिए थे लगता है। बोलिएगा 2 साल के बाद दिखा देंगे आपको, एक के बाद। अभी क्या आप रोज रोज तंग करते हैं। हम लोग कहेंगे एक के बार में कुछ होता ही नहीं, अपने आप ही कोई छोटा छोटा टारगेट देना पड़ता है। ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, क्योंकि आप ही एक ठो 11th में नहीं पढ़ रहे हैं, आपके साथ 50 लाख बच्चा पढ़ रहा है। 25 लाख बच्चा मेडिकल करेगा, 20 लाख बच्चा आईटी करेगा, 45-50 लाख बच्चा पढ़ रहा है एक साथ। भारी सवाल है, कैसे समझ में आ गया? एडवांस का है। हाँ, पोजिट्रॉन इमिशन। ये पोजिट्रॉन इमिशन होता क्या है? दिक्कत तो इससे है, अल्फा इमिशन पढ़े थे, बीटा इमिशन पढ़े थे, ये पोजिट्रॉन इमिशन और प्रोटॉन इमिशन जोड़ दिया है। तो उसी के जैसा भी सबको समझिए। पोजिट्रॉन याद आ रहा है? पोजिट्रॉन का सिंबल क्या था, जरा याद आ रहा है तो बता दो। सब एटॉमिक पार्टिकल जिस दिन पढ़ाए होंगे लगा होगा, अभी तो शुरू हुआ, अभी क्या बात, ये तो छोड़ दिए, रेस्ट चल रहा था। पोजिट्रॉन होता है E+10। अब प्रोटॉन इमिशन, तो किसी से प्रोटॉन निकलेगा मतलब P11 निकल जाएगा, पोजिट्रॉन निकलेगा यानी +10 निकल जाएगा, और इक्वेशन बना देना है वैसे ही। क्या कह रहे हैं? अल्युमिनियम 1327 इज अ स्टेबल आइसोटोप। अल्युमिनियम 13 और 27 एक स्टेबल आइसोटोप है। ये अल्युमिनियम 13 और 29 है, इज एक्सपेक्टेड टू डिसइंटीग्रेट। यानी अल्युमिनियम 13 और 29 जो है, ये कैसे डिसइंटीग्रेट होगा, कैसे टूटेगा? डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटना ही, कैसे टूटेगा ये पूछ रहा है। क्या 13 और 27 एक स्टेबल आइसोटोप है, और 13 और 29 हो गया है मास नंबर। मास नंबर बढ़ गया है, और मास नंबर बढ़ने से ये स्टेबल नहीं रहा है, ये हो गया अनस्टेबल। 29 हो गया है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन काफी बढ़ गया होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें ज्यादा बढ़ गया। तो पूछता है कि ये डिसइंटीग्रेट कैसे कर सकता है। अब अल्फा इमिशन में यदि जाता है तो एक अल्फा रेज इमिट होगा, तो 29 में से 4 यानी 25, यानी न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से भी घट जाए, वो होता नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर बराबर होता है या ज्यादा होता है, कम देखा है कहीं? तो ये होगा नहीं, वो और अनस्टेबल ही हो जाएगा। बीटा इमिशन, बीटा इमिशन से ये 13 और 1 14 हो जाएगा, नहीं 13 और 1 14 हो जाएगा, और ये 29 रहेगा। एक पॉजिट्रॉन इमिशन है। पॉजिट्रॉन इमिशन पहले देख लेते ना कि क्या होगा। यदि अल्युमिनियम 13 और 29 एक पॉजिट्रॉन इमिशन करता है, तो इधर में E+1 और 0 लिखाएगा, लिखाएगा ना जी, प्लस यहां पे क्या लिखें तो बराबर हो जाएगा, तुम लोग बता सकते हो? 13 है तो यहां 12 लिखना पड़ेगा ना जी। क्या ये 13 है तो क्या लिखना पड़ेगा? 12 और 1
13, तो 12 किसका एटॉमिक नंबर है? मैग्नीशियम। और यहां पर हो गया 29। हाँ क्या नहीं? लो हम गलती सिंबल बनाए हैं ये। पॉजिट्रॉन में मास प्रोटॉन के जैसा होता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है। क्या कुछ था देखिए, सिंबल गलत है लिखा हुआ। देखिए चार्ज +1 है, हाँ मास इलेक्ट्रॉन जैसा होता है, सिंबल तो लिख दिए। यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है ये मास है और ये चार्ज है। देखिए तो अभी ये स्टेबल हो गया क्या पॉजिट्रॉन इमिशन से? ये और अनस्टेबल हो गया। 12 और हो गया वो 29, है ना, कितना ज्यादा बढ़ गया। चलिए हम ये सब नहीं बताएं आपको, उसका आंसर बता ही नहीं रहे अभी। हम आपको बताएं पॉजिट्रॉन इमिशन क्या होता है। पॉजिट्रॉन इमिशन क्या होता है, इसको घेर के लिख देंगे आप। इसको बोलेंगे पॉजिट्रॉन इमिशन। जल्दी, समय ही नहीं रहता है, हाफ लाइफ पीरियड बचा हुआ रहा। क्या लिख दीजिएगा इसको? पॉजिट्रॉन इमिशन। और यदि प्रोटॉन इमिशन कहता है, अल्फा बीटा हम लोग समझ रहे हैं, अल्युमिनियम 13 29 प्रोटॉन निकलेगा। अरे बाबू इधर देखो पहले, +1 इसीलिए ना एडवांस में आता है कि थोड़ा दिमाग भी लगता है और बनता भी है। +1 मास में प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1 1 बताओ अल्युमिनियम 13 के बाद यहां क्या लिखाएगा? 12 मैग्नीशियम और 29 यहां 1 है, क्या बन जाएगा ये? 28। इस इमिशन को क्या बोलेंगे हम? प्रोटॉन इमिशन। लिख दो प्रोटॉन इमिशन क्या होता है, पॉजिट्रॉन इमिशन क्या होता है, ये समझ जाओगे। लिख दो। इसका आंसर क्या होगा वो तो अभी हम बताएंगे। पहले पॉजिट्रॉन इमिशन समझे तब तो। अल्फा और बीटा इमिशन हम लोग का समझा हुआ है। अल्फा इमिशन करते हैं, टाइम ही नहीं रहता, वो हाफ लाइफ पीरियड भी बताना है। बताइए अगले दिन। स्कूल वाले सर ये सब बताएंगे नहीं, ऑनलाइन में टेलर कर दिया सिलेबस को। बोला टेलर्ड सिलेबस पढ़ाते हैं जो बच्चा को अच्छा लगेगा। कस्टमाइज सिलेबस, टेलर्ड सिलेबस। हम ही लोग हैं एक तो जो आपको अच्छा लगे चाहे न लगे, पढ़ना है तो पढ़ना है एकदम। मतलब कि जैसे दूध पीने में आजकल कौन बच्चा को अच्छा लगता है? दूध कोई नहीं पीना चाहता है, मतलब उसमें हॉर्लिक्स मिला तब पिएंगे। पहले सुनते हैं कि लोग, एगो राजा यादव है कोनो दौड़ता है, 5 किलो दूध ऐसे पी जाता है सीधा बाल्टी से, हैं? ट्रक उरक के साथ है दौड़ने लगा है। एगो मेरा बच्चा सीधे बैठने की वजह झुक जा रहा है। वो 5 किलो दूध पीता है, बोलता है। अल्युमिनियम
13 29 अल्फा इमिट कराते हैं इसको, अल्फा इमिट कराएंगे तो हीलियम 4 2 निकलेगा। 13 में 2 गया 11, 13 में 2 गया 11, तो अल्युमिनियम के बाद ये क्या बन गया, सोडियम, और 29 मास तो और भी बढ़ गया, न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो तो और बढ़ गया, तो अनस्टेबल ही तो हो गया। क्या हो गया ये, अनस्टेबल की स्टेबल, अनस्टेबल, क्या हो गया, हाँ मास गलती लिख दी, 4 घटेगा ना, मास 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 25। कौन सा इमिशन बोलेंगे इसको, अल्फा इमिशन, अल्फा इमिशन। अल्फा इमिशन। अब एक और बचा है बीटा इमिशन। बीटा इमिशन को क्या करना है भाई, तो अल्युमिनियम 13 29 और बीटा इमिट करेगा, यानी E-1 0, बीटा तो इसी को कहते हैं, कहीं कहीं बीटा का बीटा भी लिखा रहता है ऐसे, हम सैंबल लिखे। तो बताओ 13 के बाद यहां क्या कर दें हम, 14, तो किसका हो जाएगा ये, सिलिकॉन का, और क्या बन जाएगा 29। देखो तो न्यूट्रॉन के संख्या घट गए या फिर बढ़ गए, देखो ना, घटा ना, 15 न्यूट्रॉन और 14 प्रोटॉन, तो अस्टेबल हो गया, 15 न्यूट्रॉन और 14 प्रोटॉन है तो अस्टेबल हो गया। तो ये है आपका बीटा इमिशन। न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ने से, न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ने से न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल। तो आंसर इज बीटा इमिशन। पहले लिख जल्दी, हाँ एक आध को भी किसी किसी को होता है कि हमारे मुंह से वो निकल गया तो गलत कैसे हो जाएगा, गलत होने के लिए चारों तो देख ले सामने में गलत। न्यूट्रॉन की संख्या घटाना है ना, किससे हम लोग समझते हैं कि न्यूक्लियस स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, किससे समझते हैं, न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो से समझते हैं। जिसका न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो ज्यादा आता है वो ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो यहां पे न्यूट्रॉन की संख्या 17 न्यूट्रॉन 12, ठीक है, 17 न्यूट्रॉन 12 प्रोटॉन, यहां पे न्यूट्रॉन 16 12, यहां पे न्यूट्रॉन 14 है 11, यहां पे न्यूट्रॉन 15/14, तो सबसे कम यहां पे, तो ये स्टेबल हुआ ना, तो इसमें सोचने का क्या है। और जो क्वेश्चन में आंसर लिखा हुआ है ना उसमें गलती खोजना है, उसको सीरियर से लिख दो, चारों चारों लिखो, लेकिन बीटा इमिशन, अल्फा इमिशन, और कैसे हम लोग खोजे कि कौन सा डिसइंटीग्रेशन में जाएगा। फॉर स्टेबल न्यूक्लियस क्या देखना रहता है हम लोगों को, न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो शुड बी इक्वल टू 1 और थोड़ा ज्यादा इक्वल टू 1, ज्यादा ज्यादा नहीं। क्यों सोचना छोड़ दिए क्या तुम लोग, अभी पकड़े रहना है, सोचना छोड़ना ना, बहुत भारी चीज कहां बताए हैं। न्यूट्रॉन निकलेगा, इमिट होगा बीटा, अल्फा इमिट होगा तब क्या होगा, किसी से पॉजिट्रॉन का इमिशन है तब क्या होगा। अब एक क्वेश्चन और बढ़े,
फॉर स्टेबल न्यूक्लियस न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो इज टुवर्ड्स 1 होना चाहिए, टुवर्ड्स 1 होना चाहिए। ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। लिखिए दें, नोट में लिख दीजिए, ये सब में कंपेरिजन नहीं, फॉर स्टेबल न्यूक्लियस। सब सस्ता सवाल है ये सब। न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस फॉर स्टेबल न्यूट्रॉन न्यूक्लियस न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो should be equal to towards कितना 1 के तरफ होना चाहिए, मतलब 1 हो, 1.1 हो, 1.2 हो, ज्यादा नहीं हो। टुवर्ड्स 1 मतलब समझ जाएगा ना। न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो टुवर्ड्स 1, और यदि ज़्यादा हो, ग्रेटर हो, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो यार, 17 17 14 14 16 16 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन ज़्यादा, 3 न्यूट्रॉन ज़्यादा है। न्यूट्रॉन ज़्यादा होने से ही न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल, वही डिसइंटीग्रेट करता है, वही टूटने का कारण होता है। न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट कर जाता है। ठीक है, कोई पूछे कि न्यूक्लियस क्यों टूटता, बोला हाइड्रोजन 1 भैया स्टेबल है, और हाइड्रोजन 2 से बोलते हो बीटा रेज निकलेगा, गामा रेज निकलेगा, ऐसा क्यों, बोले न्यूट्रॉन ज़्यादा है ना, और कुछ नहीं है, न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। कार्बन 6 14 ज़्यादा है, 6 12 ठीक है, और कार्बन 6 14 क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। क्या बढ़ा इसमें, न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ी। जिस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा बढ़ने लगेगा, मतलब थोड़ा बढ़े तब तक ठीक है, ज़्यादा बढ़ जाए तो वो रेडियो एक्टिव हो जाता है, वो अनस्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें नहीं समझने जाए ऐसा कुछ नहीं है। बम्बार्डमेंट, देखिए अब हुआ था केमिस्ट्री मास्टर जैसा बात, बम्बार्डमेंट वगैरह कुछ करेंगे तब ना है। बम्बार्डमेंट है ऑफ एल्यूमिनियम बाई अल्फा पार्टिकल। ये सवाल भी आपके, हमें लगता है कि वो पेपर में है, लीड्स टू इट्स आर्टिफिशियल disintegration in 2 ways. पहला एंड दूसरा, एज सोन। प्रोडक्ट X, Y and Z respectively are एल्यूमिनियम 1327, फास्फोरस 1530, सिलिकॉन +X
सिलिकॉन प्लस जेड। ना भाई, बच्चा बच्चा ये सब है, वो क्वेश्चन सब एडवांस वाला दे देते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन। प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और ये सवाल आया है एडवांस 2016 है, 11 है। देखिए एडवांस का ही क्वेश्चन बैंक है, तो थोड़े ना जेई वाला होगा। जेई मतलब ए। बाकी देखिए लोग, 1 मिनट बचा है। टाइम ही खत्म हो जाता है अच्छा अच्छा बात करने में, कब बीत जाता पता ही नहीं चलता। एक तो चश्मा ऐसा है, दूर देखने के लिए लगाओ, बोर्ड देखने के लिए हटाओ। अपने समझ जाएगा ना बाद में। नहीं, हमारे पास तो व्यवस्था रहता है पीडीएफ का, रफ सब करता है, ऐसे ही छोड़ देगा तो 2 साल के बाद समझ में आएगा, अगले साल। ठीक ठीक से लिखो, पेन उनको ये सबको फेंको, 2 रुपये 3 रुपये का पेन लिख देंगे। अच्छा से लिखो। इसे एडवांस वगैरह का सवाल है, एक तो हम ही हैं जो लिख भी देने का हिम्मत कर रहे हैं तुम लोग के सामने। हमको आसान लग रहा है, आप लोग अपना बताइए कि आपको आसान लग रहा है या नहीं। हमको तो आसान लगेगा ही। तुम लोग को जो डीपीपी मिला है ना, उसमें ऐसा वाला बहुत क्वेश्चन है। देखिए ये 10वां नंबर क्वेश्चन यही है। अब इसमें एक हाफ लाइफ पीरियड बच गया, कल जरूर खोजते लेके आइएगा, है ना। नहीं होगा तो हम बॉडी पे निकाल लेंगे। अभी क्वेश्चन तो लिखा हुआ ही था, इतना मेहनत भी कर रहे हैं। और एक टॉपिक इसमें रेडियो एक्टिविटी का रह गया है, वो कर लेंगे। क्या कहता, बम्बार्डमेंट ऑफ अल्मुनियम बाई अल्फा पार्टिकल। अल्मुनियम पर बम्बार्ड किया है अल्फा पार्टिकल से, लीड्स टू आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन
और अल्फा पार्टिकल इस पे पड़ गया तो ये टूटने लग गया। दो तरीके से टूटा है, एक तरीका पहला इधर है, दूसरा इधर है। एज सोन प्रोडक्ट एक्स वाई जेड क्या इससे निकल के आएगा ये पूछ रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, देखो ये पूरा बनने वाला सवाल है। देखो अल्युमिनियम को बम्बार्ड करेंगे 13 है और 27 है। बम्बार्ड करने का मतलब उस पर इंसिडेंस कराना नहीं, बम्बार्डिंग कर दिया है मतलब क्या है, हाथ में कुछ गोला वोला था मसाला वाला, वो फेंक दिया ला करके, तभी नहीं कहते बम्बार्ड कर दिया। तो गिरा दिया ना अल्युमिनियम पे, कौन, अल्फा पार्टिकल। पहले हम बता रहे थे वो इमिट था, ये बम्बार्ड कर रहा है। तो 2 और यहाँ पे 4, जिसमें बोल रहा है पहला तरीका जो है इसका, हम पहला तरीका ले रहे हैं, सिलिकॉन कन्वर्ट हो गया, ये 14 बना दिया और ये 30 बना दिया। तो इसके साथ जो x निकलेगा वो क्या होगा, तो देखो ना 13 2 15, ये है 14, यानी एक चार्ज वाला कोई पार्टिकल होगा, है ना, 14 1 15 हो जाएगा। और 27 4 31, तो मास भी बताओ। इतना आसान सवाल होता है, एडवांस में सवाल पूछते हैं, खाली सवाल समझ में आने की जरूरत है। बोलो, ये पहला तरीका था। दूसरा, अल्युमिनियम को 13 27, अब इस पे बम्बार्ड किए, हीलियम ही बम्बार्ड किए, लेकिन दूसरा तरीका ये बताया जा रहा है, दूसरा तरीका ये बताया जा रहा है कि ये फास्फोरस में चेंज हो गया 15 30। तो इसके साथ बाई क्या बनेगा, 13 2 15, 27 4, न्यूट्रॉन यदि निकल जाए तो कितना अच्छा है। देखो जुड़ के बराबर हो गया कि नहीं हो गया न्यूट्रॉन। इसी वजह से हम सिंबल ऑफ एलिमेंट में सब एटॉमिक पार्टिकल का पूरा एक क्लास लेते हैं कि सिंबल क्या है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, पॉजिट्रॉन का, है ना। ऐसे ही वैसे नहीं लिए थे कि सर आज ऐसे ही पढ़ा रहे थे, सिंबल उम्बल पढ़ा रहे थे, आप लोग एकदम से छोड़ देते हैं। आज कौन काम दे रहा है, कहाँ काम दे रहा है पता नहीं है आपको। अभी 2-3 दिन पहले एक खबर आया, रोहतास की एक बच्ची आईआईटी में पढ़ती थी पटना में, 51 लाख रुपए का पैकेज मिला। 1 साल में 51 लाख रुपए कमाया जा सकता है आईआईटी करके। आप सोच लीजिए कि कौन से बदलाव में हम लोग हैं। 1 साल में 51 लाख रुपया, और यदि 1 साल अच्छा परफॉर्म कर दिए तो अगले साल हो सकता है कि वो 75 लाख में भी कन्वर्ट हो जाए, 60 लाख में भी कन्वर्ट हो जाए। आदमी चूंकि जहाँ जाता है उससे बढ़ता है। तो 51 लाख का शुरुआत कई साल उम्र रहा होगा, 19 4 23 24 साल, 23वां 24वां साल में है कोनो पावर जिसमें 51 लाख रुपए 1 साल में आ जाए। ये पढ़ने ही का पावर है, ठीक है। तो समस्या ये है, और इसको अभी आप लोग कुछ भी कर सकते हैं ना जी, अभी आप तो कुछ भी कर सकते हैं। अब वो फास्फोरस के बाद सिलिकॉन बनाया है, सिलिकॉन 14 और 30। अब इसमें कितना प्लस करें तो 15 आ जाएगा, 1 और ऊपर 0, तो 1 नीचे में 1 किसका है, पॉजिट्रॉन इमिशन। पॉजिट्रॉन सिंबल आपको पता है, तो इस क्वेश्चन को बनाने में क्या लगा, एक प्रोटॉन निकला, एक्स प्रोटॉन था, एक्स प्रोटॉन था, बाई न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन था, और जेड पॉजिट्रॉन था। ऑप्शन इज ए। बताइए, इसके यही सीढ़ी 51 लाख रुपए दिला सकता आपको।